जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अगला पार्ट आने वाला है न्यूट्रिशन का। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन पार्ट। व्हाट इज न्यूट्रिशन? पहले आप जानेंगे व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड सरफेस एंड यूटिलाइजिंग इट बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब कि जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट लेने का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन्स हुआ, सरफेस हुआ, वाटर हुआ, वो और उसको यूटिलाइज ह्यूमन बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के दो पार्ट मोड्स होते हैं, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना यानी कि अपना फूड खुद से बनाता हो, अपना फूड खुद से बनाता हो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है वो तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो न्यूट्रिशन प्लांट जब आएगा ना उस टॉपिक में बताएंगे। अभी इतना जानिए कि ऑटोट्रॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस करता है जिसकी वजह से उसको खाना मिलता है। और हेटेरोट्रॉपिक क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि खुद से खाना नहीं बनाता है। इसको लिख देते हैं द ऑर्गेनिज्म which does not make their own food is called heterotrophs। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद का खाना नहीं बना सकते हैं उसको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। वो हेटेरोट्रॉफ्स होता है, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए तो ये हो जाएंगे मैन। जैसे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स हमेशा ज्यादातर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, मैन हुआ, टाइगर हुआ और एक्सेट्रा। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं हमेशा ऑटोट्रॉफ्स पे या फिर ये एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स का टाइप भी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स का टाइप। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक, पहला। दूसरा हो गया आपका पैरासाइटिक, तीसरा हो गया आपका होलोजोइक। ये हम समझा देते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी ये मरे हुए जानवर या प्लांट के ऊपर उगता है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो और सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट। पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म पे जीवित रहे या फिर उसमें अपना लाइफ प्रोसेस चलाए। वो सैप्रोफाइटिक की तरह नहीं होता। सैप्रोफाइटिक का उल्टा होता है। सैप्रोफाइटिक होता है वो मरा हुआ पर अपना लाइफ प्रोसेस चलाता है, लेकिन पैरासाइटिक होता है वो जिंदा पर लाइफ प्रोसेस चलाता है और जो जिस पर वो चलाता है उसको होस्ट कहते हैं पैरासाइटिक का। और ये सैप्रोफाइटिक का एग्जांपल हो गया फंगस और एक्सेट्रा। पैरासाइटिक का हो गया लीचेस, राउंडवॉर्म,
इसमें भी एक्सेट्रा। होलोजोइक, होलोजोइक जो कि सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड लेता है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड लेता है, वो हो गया मीट हो गया, सॉलिड फॉर्म ऑफ फूड लेने वाले को होलोजोइक कहते हैं। जिसका एग्जांपल ले लीजिए आप मैन और कोई भी एनिमल, जैसे कि हो गया एलिफेंट, ये होता है होलोजोइक, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। ये होते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यही तीनों है। तो चलिए अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बाद ऑटोट्रॉपिक पे। ऑटोट्रॉपिक क्या है वो तो हम बताएं। ऑटोट्रॉपिक क्या है? ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाता है और वो बताते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाता है। तो अब आइए फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? The process by which ग्रीन प्लांट, हमेशा याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन प्लांट में होगा। जो सूखा हुआ प्लांट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस, और हमेशा फोटोसिंथेसिस हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। ऑफ सनलाइट with the help of inorganic substances which is in the nature like CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर, इसका फॉर्मूला H2O होता है, और एक्सेट्रा मान लीजिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड in the presence of sunlight with the help of inorganic substances which is in the nature like CO2 and water। जिस प्रोसेस द्वारा प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प द्वारा, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट भी करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट भी करते हैं, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरियाज भी करते हैं। बैक्टीरिया में देख लीजिए, बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एलगे हो गया, ये ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, ये ऐसा बैक्टीरिया है। फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, कंडीशन, क्या क्या कंडीशन जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए होने के लिए। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला कंडीशन है सनलाइट होना चाहिए, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर सनलाइट नहीं रहेगा ना तो रिस्पिरेशन, प्लांट रिस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देगा और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। दूसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तीसरा क्लोरोफिल भी होना चाहिए, चौथा वाटर होना चाहिए। हाँ, सनलाइट तो उसको सन से मिल जाता है,
कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जाता है, क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है पहले से, और वाटर मिल जाता है सॉइल से रूट के द्वारा। जो प्लांट होता है, मान लीजिए ये प्लांट है तो इसका जो नीचे रूट आया, ये जो रूट आया ये वाटर का सप्लायर होता है, वाटर को यहाँ लीफ तक पहुंचाता है, वाटर को सप्लाई करता है यहाँ लीफ तक। उसका नाम है जाइलम। जाइलम जो है वो वाटर को सप्लाई करता है लीफ तक। तो क्या नहीं था मैं खत्म करूँ यार, यहाँ तक। तो फोटोसिंथेसिस के कंडीशन के बाद हम आते हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कैसे बनता है। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बनना बहुत जरूरी है। तो देखिए इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है, इसको ये आपको आना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। पहले आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट, उसके बाद ऊपर लिख दीजिए आप क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस लिख दीजिए। उसके बाद जो ये हो गया आपका ये इक्वेशन हुआ, तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट, इक्वेशन का रिएक्टेंट। अब इक्वेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, इक्वेशन का प्रोडक्ट आएगा C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपका प्रोडक्ट आएगा प्लस 6O2, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ऑब्जॉर्ब करेगा वाटर के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के साथ, और प्रोडक्ट जो देगा मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा प्लांट द्वारा वो होगा ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ऑक्सीजन इसका फॉर्मूला होगा 6O2। अब इसको एक साथ लिखना होगा तो लिख लीजिए ऐसे C6O2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, और ये ऐसा हो गया, मतलब ये ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पे C6H12O6 और प्लस 6O2। ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में काम आता है, इक्वेशन लिखना रहता है आपको। तो चलिए अब फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद अब हम लोग आते हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। फोटोसिंथेसिस हमेशा लीफ में होता है, ग्रीन प्लांट्स के लीफ में, इसलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का। ठीक है, ये तो जान गए कि फोटोसिंथेसिस प्लांट का लीफ में होता है और फोटोसिंथेसिस हमेशा दिन में होता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के बाद हम लोग आता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है। तो प्लांट का जो लीफ पोर्शन है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, इसी कारण वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। ये क्यों किचन ऑफ द प्लांट लीफ को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। आपका खाना जहाँ बनता है उसको आप किचन कहते हैं ना, वैसे ही प्लांट का जहाँ खाना बनेगा वही ना किचन कहेगा वो भी। वैसे ही लीफ में प्लांट का खाना बनता है जो कि ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज प्लांट का खाना बनता है लीफ में, इसीलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। और अगर प्लांट ग्लूकोज बना लिया, मान लीजिए उसको ग्लूकोज
ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यूज़ कर लिया। अब बाकी जो ग्लूकोज बचता है उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है ताकि बाद में उसको यूज कर सके स्टार्च में कन्वर्ट करके। तो स्टार्च जो है, स्टार्च वो ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसको इस प्लांट जो है आसानी से यूज नहीं कर पाता है, इसमें उसको बहुत प्रोसेस करना पड़ता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उससे एनर्जी लेगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ने के बारे में। न्यूट्रिशन इन एनिमल जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल्स हैं जो कि फूड, पहले हर्बीवोरस कार्निवोरस और ओमनीवोरस। फिर इधर आ जाना, समझाने के बाद इधर आ जाना, ठीक है। हर्बीवोरस वो जानवर होते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। प्लांट का लीफ हुआ वो खाते हैं, और छोटा छोटा प्लांट हो गया जैसे कि ये छोटा जंगली घास हो गया, ये सब खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोरस। उसका एग्जांपल है काऊ, डियर और बहुत सारे एग्जांपल एक्सेट्रा। आते हैं कार्निवोरस पे। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, यानी कि मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, मांस खाते हैं, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके लायन, टाइगर एक्सेट्रा। अब आता है ओमनीवोरस पे। ओमनीवोरस जो है ना वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस का मिक्सिंग है। ओमनीवोरस हर्बीवोरस और कार्निवोरस का मिक्सिंग है। ये जो है ना ऐसा एनिमल होता है जो दोनों खाता है, मतलब फ्लेश भी खाएगा और ये क्या कहते हैं, फ्लेश भी खाएगा और प्लांट्स भी खाएगा, which eat both flesh of other animal and small plants as small plants भी खाते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। इसके एग्जांपल्स हो गए बियर, ह्यूमन भी है, ह्यूमन ओमनीवोरस में आते हैं क्योंकि हम जो है ना वो ये फ्लेश भी खाते हैं दूसरे एनिमल का, जैसे हो गया चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब। और हर्बीवोरस मतलब ये हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, जो कि हर्बीवोरस खाते हैं वो हम लोग भी खाते हैं, और कार्निवोरस वाला भी हम लोग भी खाते हैं, इसलिए हम लोग ओमनीवोरस में आ गए हैं। ऐसे था। तो ये तो हो गया हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस का बात, ठीक है। अब चलिए अब जानते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसका 5 स्टेप्स होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल में इन्वॉल्व में 5 स्टेप होता है। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है ऑब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, पांचवा होता है इजेशन। अब इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं क्या क्या होता है वो सब देखिए। पहला आपका क्या हुआ, इंजेशन, दूसरा आपका हो गया डाइजेशन, तीसरा हो गया आपका ऑब्जॉर्प्शन, चौथा हो गया एसिमिलेशन, पांचवा हो गया इजेशन। अब इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। इंजेशन जो हुआ ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खाना अपने शरीर के अंदर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड इनसाइड देयर बॉडी। इसमें टेकिंग फूड, इस प्रोसेस फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी भी कह सकते हैं। इंजेशन सिंपल सा इंजेशन है, जैसे आप हाथ से उठा के खाना खाएं तो वो क्या होगा, वो इंजेशन हो गया, और कुछ नहीं है। इंजेशन आसान है, इसको आप ये भी याद कर सकते हैं। द ऑर्गन टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। अच्छा, तो ह्यूमंस में हो जाता है टेकिंग फूड इन आवर बॉडी थ्रू आवर हैंड्स।
लेकिन आप एनिमल में आप यूज़ करें, क्योंकि एनिमल हाथ से खाना नहीं खाता है, ठीक है ना। ह्यूमन का बात आएगा तो उसमें हम बता देंगे, लेकिन अभी एनिमल में आप यूज़ करिए इनसाइड द बॉडी, सिंपल थ्रू हैंड अभी लगाना जरूरी नहीं है, वो ह्यूमंस में लगाते हैं। अब आते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच food is digested or break down into simple organic substances by body is called digestion. डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया जाता है, उसको एकदम स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना दिया जाता है, उसका एनर्जी का स्मॉल मॉलिक्यूल बना दिया जाता है, उसको फूड को एकदम तोड़ के बहुत छोटा छोटा उसका स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना दिया जाता है। अब आते हैं ऑब्जॉर्प्शन क्या है? ऑब्जॉर्प्शन जो होता है फूड से, फूड जो छोटा छोटा पार्ट बन गया फूड का, तो आराम से बॉडी के द्वारा ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। ऑब्जॉर्व यानी ऑब्जर्वेशन, वही ऑब्जॉर्व करने के प्रोसेस को, जो फूड जो छोटा छोटा ऐसा सब्सटेंस बन गया उसको ऑब्जॉर्व करने के प्रोसेस को ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। ऑब्जॉर्व द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। फूड का जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स बना उसको ऑब्जॉर्व करने के प्रोसेस को ऑब्जॉर्प्शन कहते हैं। वो आपको ये सेल्स द्वारा होता है या फिर ब्लड द्वारा भी हो सकता है। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन जो है ये है द प्रोसेस बाय विच ये जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है, फूड मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस बाय विच फूड transported to different parts of body by using blood. एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो फूड का मॉलिक्यूल, जो छोटा छोटा फूड का मॉलिक्यूल बना डाइजेशन के द्वारा, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हाथ में आया, एनर्जी पैड में आया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूजिंग ब्लड, यानी ब्लड के द्वारा। वो जो यहाँ पे ब्लड के साथ वो मिल जाता है। ऑब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसमें जो फूड मॉलिक्यूल है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ऑब्जॉर्प्शन, ये ब्लड जो है ना उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसके बाद एसिमिलेशन के प्रोसेस में उसको बॉडी के चारों ओर घुमा देता है। अब आते हैं इजेशन में। इजेशन देखिए कि आपको लग रहा होगा कि ये मतलब लास्ट प्रोसेस है। इजेशन का खाने का प्रोसेस मतलब शुरू का सबसे पहला प्रोसेस ये है। उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में इजेशन मतलब लास्ट प्रोसेस लगा। लास्ट प्रोसेस आप लोग जानते ही होंगे क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ give out unnecessary food from body is called digestion। unnecessary food भी कह सकते हैं या फिर उसको और अनडाइजेस्टेड फूड भी कह सकते हैं, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अनडाइजेस्टेड फूड भी उसको कह सकते हैं जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, उस प्रोसेस को डिजेशन कहते हैं। ये न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल होने का। प्लांट में स्टेप्स नहीं होते, प्लांट में डायरेक्ट आया वो खाना बना लिया अपना, वो हो गया। लेकिन
ह्यूमन में ये स्टेप्स होते हैं, इसी पर हमारा शरीर को एनर्जी मिलता है, इसी प्रोसेस से हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। खाना खाए ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो एनर्जी निकला ना, यहाँ से एसिमिलेशन से हमारे शरीर में फैल गया। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जिसके पास सिर्फ एक सेल हो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हम लोग के पास तो बहुत सारा सेल है, हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए, हम लोग के पास तो स्टोमेज है, ये सब जो है वो सब डाइजेस्ट करने के लिए है, लेकिन यूनिसेलुलर के पास तो वो सब नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करता है, वो बढ़ता कैसे है, वो सब करता है, वो जानते हैं आज यूनिसेलुलर के बारे में। न्यूट्रिशन इन एन यूनिसेलुलर, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। अब इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं, यूनिसेलुलर में भी 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप को आपका वही इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, ये स्टेप्स में फॉलो होता है। इसमें इंजेशन। अब इसका आप डायग्राम बता देते हैं हम आपको। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एमीबा। यूनिसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल आप एमीबा ले लीजिए। इसके डायग्राम से आपको समझाने का कोशिश करते हैं, आप समझ जाइएगा, मुझे यकीन है कि आप समझ जाइएगा। मान लीजिए ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, ये अमीबा है, ठीक है। अब ये इंजेशन कैसे करता है? अमीबा का इंजेशन कैसे होता है? हम लोग का तो है हाथ से ले लेते हैं, जानवर अपना मुंह से खाता है, लेकिन अमीबा कैसे करता है वो देखिए। अमीबा जो है इंजेशन करता है सेरोपोडिया के हेल्प से, सेरोपोडिया के हेल्प से। मान लीजिए यहाँ पे कोई इसका फूड है, यहाँ पे उसका फूड है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस यहाँ ये रहा, यहाँ से वो अपना फूड को अंदर ले लिया, इस सेरोपोडिया के हेल्प से अपना फूड को अंदर ले लिया। अब अंदर ये इसको तो हुआ उसका इंजेशन, ये इसका इंजेशन हुआ। अब इसका डाइजेशन देते हैं। अमीबा में डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल्स के द्वारा, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं अमीबा में, उसके द्वारा डाइजेशन होता है। मान लीजिए ये अमीबा है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हुआ, अब यहाँ पे वो फूड वैक्यूल आ गया। फूड वैक्यूल में साइटोप्लाज्म में जितने भी एंजाइम्स हुए हैं, enzymes from cytoplasm। देखिए साइटोप्लाज्म में जितने भी एंजाइम्स हो गए, एंजाइम्स आकर इस पर रिएक्ट करता है, इस पर केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन होता है। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि फूड को एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना, यानी कि फूड का मॉलिक्यूल्स बना देना, ब्रेक डाउन होता है। डाइजेशन का मतलब ये ब्रेक डाउन होना, उसका छोटा छोटा फूड का मॉलिक्यूल बना देना, बस। अब इतना डाइजेशन का मतलब ये होता है। तो यहाँ उसका डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब ऑब्जॉर्प्शन का बारी आया। ऑब्जॉर्प्शन में हम बताए थे कि ह्यूमन एनिमल का ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है। किसी भी एनिमल का ऑब्जॉर्प्शन सेम होता है। एनिमल का ऑब्जॉर्प्शन सेम होता है, ये भी एक तरह का एनिमल ही है, लेकिन यही है कि ये यूनिसेलुलर हो गया। देखिए ये एक अमीबा मान लीजिए, यहाँ पे वो फूड रखे हुए है, मतलब वो डाइजेस्ट हो गया है, फूड जो है डाइजेस्ट हो गया। तब इसका एनर्जी मिलना, इसका जो एनर्जी रहेगा वो साइटोप्लाज्म में घुलना चालू हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में घुलना चालू हो गया, एनर्जी फ्रॉम फूड
साइटोप्लाज्म में घूमना चालू हो गया, ठीक है। अब वो इसमें मिल के इसको एनर्जी देगा। जैसे हम लोग का ऑब्जॉर्ब करता है, सेल्स जो है वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, फूड से निकला हुआ एनर्जी को, और हमारे शरीर में फैलाता है, वो एसिमिलेशन होता है। इसमें वही ऑब्जॉर्प्शन में जो है इसका जो डाइजेस्ट हो गया ये खाना, ये खाना से जो एनर्जी निकला, एनर्जी वो आपको ये साइटोप्लाज्म ऑब्जॉर्ब करने लगेगा, और इसका एसिमिलेशन देखते हैं। एसिमिलेशन इसका देख लेते हैं। एसिमिलेशन में इसका साइज जो है बढ़ जाता है। मान लीजिए जैसे आपका बॉडी कैसे ग्रो करता है, आप खाना खाइएगा तो आपका बॉडी ग्रो किया, आपको उसका न्यूट्रिशन मिला तो आपका ग्रोथ हुआ, वैसे ही इसको भी न्यूट्रिशन मिला तो इसका ग्रोथ हुआ। एसिमिलेशन में ये जो ऑब्जॉर्व कर लेता है जब फूड को पूरी तरह से, तो इसका ग्रोथ हो जाता है। ये फूड को ऑब्जॉर्व करता है तो इसका ग्रोथ हो जाता है, इसका ग्रोथ हो जाता है। अब आते हैं इसका लास्ट प्रोसेस जो भी हुआ इजेशन। लास्ट प्रोसेस इजेशन हो गया, तो इसके पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं है इजेशन करने के लिए। जैसे हमारे पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन है, इसके पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं है। ये जो होता है, जैसे ये अमीबा है मान लीजिए, यहाँ पे इसका वेस्ट मटेरियल है, इसके पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं है इसको बाहर निकालने से। वो जैसे ये अमीबा है, ठीक है, इसका फूड पार्टिकल अभी बाहर निकालेगा। इसका जो ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हुआ, इसको ये कहीं से भी तोड़ के, अपना सेल को तोड़ के कहीं से भी वो निकाल देगा, और निकालने के बाद फिर से अपना सेल रिपेयर कर देगा। इसी ये इजेशन, इसके पास कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं, इसकी वजह से ऐसे करता है। नहीं तो ह्यूमन या फिर एनिमल के पास पार्टिकुलर ऑर्गन है, जिसकी वजह से वो उसको अपना सेल तोड़ना नहीं पड़ता, इसको अपना सेल तोड़ना पड़ता है। उसके बाद फिर ये एसिमिलेशन के प्रोसेस से जोड़ लेता है अपना सेल, उसके पास उतना एनर्जी होता है कि अपना सेल जोड़ लेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं पैरामीशियम का। और एग्जांपल ले लेते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम जो होता है कुछ ऐसा होता है, पैर के टाइप का होता है, हमारा जो पैर होता है ना उसके टाइप का होता है वो है पैरामीशियम कुछ। और उसमें ये जो है ये सीलिया होता है, ये जो पतला पतला जो उसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सीलिया कहते हैं। इसका तो आपको बता दें कि सेडोपोडिया इसका हेल्प करता है फूड लेने में, लेकिन इसका जो है ना पैरामीशियम का सीलिया हेल्प करता है। मान लीजिए कोई फूड इसके पास आया, इसकी इतना रेंज में है कोई फूड, ठीक है, इसका सीलिया जो है अपने आप उसको कवर करना स्टार्ट कर देगा और इसके मुंह में ढकेल देगा। फिर इसमें भी वही होता है, इसका भी डाइजेशन होगा, फिर ऑब्जॉर्प्शन होगा, फिर इजेशन होगा, और ये भी बढ़ेगा। वैसे ही इसमें बढ़ेगा, बस इसका खाना लेने का तरीका अलग है। इसका सीलिया हेल्प करता है और इसका सीडोपोडिया हेल्प करता है, बस दोनों का खाना लेने का तरीका अलग है। तो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर के बाद अब हम लोग आते हैं न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर। न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर, इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर में होने के लिए 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपका हो गया, जैसे यूनिसेलुलर था, किसी भी एनिमल में 5 स्टेप होना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपको एनर्जी नहीं मिलेगा खाना से। किसी भी एनिमल में, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स हो, सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स में, ऑटोट्रॉप्स में नहीं, सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स में। इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ऑब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया, ठीक है। इजेशन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो मल्टी सेलुलर में बात कर लेते हैं हम लोग मैन या फिर ह्यूमन का। तो मल्टी सेलुलर का बात आया है तो ह्यूमन भी कवर कर ही लेते हैं हम लोग।
मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस हो गया या फिर ये हर्बीवोरस ऑर्बीवोरस ये सभी हो सकता है। मल्टीसेलुलर में ह्यूमन का बात कर लेते हैं हम लोग। इंजेक्शन पहले आपका इंजेक्शन, ह्यूमन के बारे में बात करते हैं इंजेक्शन में। ह्यूमन इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ ये हम पहले आपको बता चुके हैं, टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी थ्रू हैंड्स। ह्यूमन हमेशा हैंड के द्वारा खाना अपने बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी बाय आवर हैंड्स और यूजिंग आवर हैंड्स ह्यूमन हमेशा हाथ के द्वारा खाना अपने शरीर में ट्रांसफर करता है। एनिमल्स, जो 4 पैर वाले एनिमल्स होते हैं वो हमेशा मुंह से, उनके पास हाथ नहीं होता है, हाथ यूज नहीं कर पाते हैं वो लोग खाना खाने के लिए। ये हो गया इंजेक्शन जो है सबसे आसान प्रोसेस है, सबसे आसान प्रोसेस है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। इंजेक्शन हो गया। अब आते हैं डाइजेशन पे। अब आपको डाइजेशन के बारे में एक बात बताते हैं। माउथ जो है, डाइजेशन जो शुरू होता है हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ में आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। माउथ में हो जाता है आपका टीथ हो जाता है, टंग हो गया, सलीवा हो गया और सलीवा ग्लैंड बोल सकते हैं, जो सलीवा प्रोड्यूस करता है। सलीवा ग्लैंड सलाइवा भी प्रोड्यूस करता है और सलाइवा एमिलीज बनाता है। सलाइवा एमिलीज बहुत ही यूजफुल चीज है। ये माउथ का जो डाइजेशन शुरू होता है, माउथ में जो शुरुआत होता है डाइजेशन का, वो सलाइवा एमिलेज के द्वारा होता है। सलाइवा एमिलेज जो है वो ये स्टार्च, जो स्टार्च होता है फूड में, जो स्टार्च होता है उस पर रिएक्ट करके उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन होता है वो शुरू कहाँ से होता है, तो आप बोल सकते हैं कि माउथ से शुरू होता है। ये मत बोलिए कि स्टोमक से शुरू, वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। फूड को तोड़ना, दांतों से फूड को आप तोड़ते हैं, उसके बाद उसमें सलीवा लगता है, वो लुब्रिकेट हो जाता है ताकि आराम से आपके फूड पाइप से नीचे चला जाए। ठीक है, वो आराम से नीचे चला जाए। उसके बाद वहाँ पे सलीवा एमिलीज जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है सिंपल शुगर में। ये बहुत जरूरी है, सिंपल शुगर में स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन में आते हैं, डाइजेशन में सलीवा एमिलीज, उसके बाद हो गया आपका क्या, अब्जॉर्प्शन हो गया। अब्जॉर्प्शन हो गया। अब वही इसमें भी वही है, जो स्मॉल का ये फूड का जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना, डाइजेशन के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है सेल्स द्वारा, चाहे वो ब्लड सेल्स हो या मसल से ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल्स हो, उसके द्वारा उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड भी बोल सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो उसका ब्रेकडाउन हुआ उसको ऑब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा, उसको उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑब्जॉर्प्शन। ये हम आपको अमीबा में बता चुके हैं। ठीक है, अमीबा जो यूनिसेलुलर हुआ उसमें बस यही फर्क है कि उसके पास ये नहीं है, क्या कहते हैं, स्टोमेच, ये सब नहीं है। ठीक है, मल्टीसेलुलर में ये है स्टोमेच उसके पास है, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम ही है। और अमीबा में होता है कि साइटोप्लाज्म के द्वारा इधर उधर उसका जो एनर्जी है वो सप्लाई हो जाता है, लेकिन ह्यूमंस में ब्लड के द्वारा ही सप्लाई होता है, ब्लड के यूज के द्वारा। ठीक है, ऐसे अब्जॉर्प्शन हो गया। अब एसिमिलेशन में आते हैं, एसिमिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना मान लीजिए आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट गया, लेकिन अगर
वो यहाँ हाथ में नहीं लगा, पैर में नहीं आया, नर्व्स के द्वारा, जो ब्लड के द्वारा अगर वो इधर उधर फ्लो नहीं किया तो आपको एनर्जी मिलेगा? नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी मिलने के लिए एसिमिलेशन बहुत जरूरी है। अब एसिमिलेशन को हम बता चुके हैं, द प्रोसेस बाय विच वही फूड का जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इज transported to all over body with the help of blood। ठीक है, वही जैसे जो हम बताए थे, ये न्यूट्रिशन इन एनिमल का जो शुरू वाला पार्ट में हम बताए थे कि एसिमिलेशन क्या होता है, वही बस ह्यूमन में भी वही होता है। उसमें आप लगा दें कि ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है, ब्लड के द्वारा। अब लास्ट पार्ट जो बचा आपका इजेशन। इजेशन क्या है? इजेशन हम वो भी बता चुके हैं। इजेशन का मतलब वही हुआ जो हम शुरू में बताए थे और अमीबा में बताए थे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उसमें बताए थे, द प्रोसेस ऑफ getting out waste material or undigested food from our body। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल या फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड निकला बाहर आ गया, is known as इजेशन। उसको इजेशन कहते हैं, उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो चलिए आप पढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन क्या होता है? पहला इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन तो हम बता चुके हैं क्या होता है। अब डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन को हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि कैसे होता है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन कैसे हुआ? पहले आप इंजेक्शन किए, खाना आप शरीर में मतलब अपने बॉडी के अंदर खाना को इंटेक किए, ठीक है, बॉडी में खाना लिए, ठीक है। अब हमको बताए थे हम आपको कि माउथ में सलीवा एमिलेज जो होता है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से जो सलीवा एमिलेज निकलता है, ये जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च को ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये तो हम लोग जान गए स्टार्च को ब्रेक करने में। और डाइजेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो होता है माउथ में, ठीक है। डाइजेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो माउथ में शुरू होता है। फिर माउथ से आपका फूड जो होता है चला जाता है कहाँ? स्टोमेच में। किसके जरिए? फूड पाइप के जरिए, ठीक है। फूड पाइप का एक मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो खाना, मसल्स का मूवमेंट के द्वारा खाना नीचे आता है। तो उस मसल्स के मूवमेंट को जो फूड पाइप में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो फूड पाइप के अंदर होता है जिसके द्वारा खाना स्टोमेच में जाता है। अब बात आ जाता है स्टोमेच का। स्टोमेच में खाना कैसे होता है? अरे देखिए, फूड में माउथ जो है, माउथ में फूड तो थोड़ा देर रहता है, तो उसमें कितना ये होगा, क्या कहते हैं, डाइजेस्ट होगा स्टार्ट। सो स्टोमेच में खाना रहता है। स्टोमेच में एक गैस्ट्रिक जूस बनता है। स्टोमेच का जो वॉल्स होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस बनने लगता है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है ये बताते हैं। गैस्ट्रिक जूस का तीन क्राइटेरिया होता है। एक होता है उसमें HCl निकलता है उससे,
बनता है, म्यूकस होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है और होता है पेप्सिन। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, म्यूकस होता है और पेप्सिन होता है। ठीक है, अब HCl का फंक्शन क्या होता है अब बताते हैं। HCl जो होता है एसिडिक मीडियम बनाता है, स्टोमेज के अंदर एसिडिक मीडियम बनाता है, ताकि ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन अपना वर्क कर सके। पेप्सिन का वर्क क्या है? पेप्सिन का वर्क है डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है या फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन का। ये एसिडिक मीडियम बनाता है HCl। देखिए इसमें दो होगा, आप जान गए। HCl जो है एसिडिक मीडियम बनाता है, बिना एसिडिक मीडियम के पेप्सिन काम नहीं करेगा। अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तभी पेप्सिन का वर्क होगा। ठीक है, और HCl का एक और काम होता है, टू किल बैक्टीरिया which is come into body through food। जो फूड के द्वारा बैक्टीरिया शरीर के अंदर आ जाता है उसको HCl किल करता है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है और एसिडिक मीडियम बनाता है जिसके द्वारा पेप्सिन काम करता है। अब HCl का आप जान गए, पेप्सिन का जान गए, अब म्यूकस का जानिए। म्यूकस का तो ऐसे कुछ डाइजेस्ट करने में काम नहीं होता है। म्यूकस का मेन फंक्शन जानते हैं क्या है? म्यूकस का मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट वॉल्स ऑफ स्टोमेच फ्रॉम HCl। ये बात तो जानता है, अगर हाथ पर HCl गिर गया तो हाथ जल जाता है। वैसे ही शरीर में अगर HCl बन रहा है तो क्वेश्चन आता होगा कि शरीर में अगर HCl बन रहा है तो शरीर का मतलब पेट जलता क्यों नहीं है? उसका जो मसल्स स्टोमेज का जो वॉल्स होता है वो खराब क्यों नहीं होता है जबकि उसमें HCl बन रहा है? उसका यही कारण है कि म्यूकस जो बनता है, गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस बनता है उसका सिक्रेशन होता है, वो एक केमिकल सिक्रेट करता है जो कि HCl का जो हार्मफुल प्रभाव होता है, HCl का जो हार्मफुल प्रभाव होता है उसको रोकता है, जिसकी वजह से स्टोमेज खराब नहीं होता। स्टोमेज में मान लीजिए अगर नहीं रहेगा, म्यूकस अगर नहीं रहा तो आपका स्टोमेज जो है जल जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा HCl के वजह से। स्टोमेज का बात, अब स्टोमेज जो हुआ, स्टोमेज से फूड उसमें भी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें भी आपका हाफ डाइजेस्ट हो गया। और स्टोमेज में 2 घंटा फूड रहता है, ये बात याद रखिएगा। स्टोमेज में फूड जो है 2 घंटा रहता है, 2 या फिर मान लीजिए 1.5 घंटा फूड रहता है स्टोमेज में, 1.5 घंटा फूड स्टोमेज में रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, फिर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। ठीक है, और वहां से आपका आ गया कहाँ पे? फूड आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाँ। और एक बात याद रखिएगा, स्टोमेज और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां जुड़ा हुआ होता है, मान लीजिए स्टोमेज का पाइप है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइप है, यहाँ पर एक मसल होता है, उसको कहते हैं स्पिंचर मसल। ये जो होता है कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा एक टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना अमाउंट ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ये कंट्रोल करता है स्पिंचर मसल। ठीक है, ये तो जान गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो भी जूस निकालता है जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट कर। इंटेस्टाइनल जूस बताने से पहले हम आपको एक और बता दें कि बाइल जूस क्या है। बाइल जूस आपने पढ़ा होगा, बाइल जूस 9th में पढ़ना था। बाइल जूस क्या है? व्हाट इज बाइल जूस? अब बता देते हैं, बाइल जूस बनता है कहाँ? लीवर में। बाइल जूस बनता है लीवर में। लीवर में बनने के बाद वो स्टोर कहाँ होता है?
स्टोर होता है। लीवर में एक गॉल ब्लेडर लगा रहता है, देखिएगा गॉल ब्लेडर लगा रहता है, लाइव जूस बाइल जूस उसी में स्टोर रहता है गॉल ब्लेडर में। फिर जैसे डाइजेशन का प्रोसेस आया तो ये इंटेस्टाइन में आ जाता है, जो बाइल जूस है इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब एक और बात बताते हैं, इंटेस्टाइन में आने के बाद इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। और स्टोमच में जो HCl की वजह से वो एसिडिक हो गया है, खाना जो है एसिडिक हो गया है। जो स्टोमच में खाना एसिडिक होने के कारण ये उस पर वर्क नहीं करेगा, और इसको हमको वर्क कराने के लिए इसका जो बाइल है, बाइल जूस, ये उसको एल्कलीन में कन्वर्ट कर देगा, खाना को एसिडिक से एल्कलीन बना देगा, एसिडिक से एल्कलीन बना देगा उस खाना को बाइल, ठीक है। अब वो एल्कलीन बन गया तो उस पर इंटेस्टाइनल जूस काम करने लगेगा। अब इंटेस्टाइनल जूस का भी 3 पार्ट है। पहला आपका हो गया है इंटेस्टाइनल एमिलेज, ठीक है, पहला आपका इंटेस्टाइनल एमिलेज हो गया। दूसरा आपका हो गया ट्रिप्सिन, तीसरा हो गया आपका लाइपेज। अब इसका हम छोटा छोटा करके बता देते हैं। ये जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, इंटेस्टाइनल जूस जो इंटेस्टाइनल एमिलेज जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट हुआ खाना मतलब न्यूट्रिएंट है, ये कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है जो हमें फूड से मिलता है, इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर। कौन? इंटेस्टाइनल एमिलेज इसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब ट्रिप्सिन का बात करिएगा, ट्रिप्सिन और पेप्सिन का दोनों का काम सेम है, ये बात आप याद रखिएगा। ट्रिप्सिन जो होता है कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन, वो भी हमारा एक न्यूट्रिएंट है। वो आपको लाइफ प्रोसेस का जो पहला पार्ट था उसमें बताया था कि न्यूट्रिएंट क्या क्या होता है, या फिर ये क्या कहते हैं इसमें, इसका ही पहला पार्ट जो न्यूट्रिशन का पहला पार्ट में बताए थे व्हाट इज न्यूट्रिशन में, कि द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सब बताया था ना, तो वो सब न्यूट्रिएंट हुआ। तो न्यूट्रिएंट प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये न्यूट्रिएंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसको शरीर को छोटा पार्ट में इसको कन्वर्ट करना रहता है, तब ये इसलिए डाइजेस्ट हो पाएगा शरीर से, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है बॉडी के द्वारा। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड जो कि हमारे बॉडी द्वारा इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाए। एमिनो एसिड प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में। अब हम बात करते हैं इस थर्ड लाइपेज का। ये होता है जो फैट को जो फैट मिलता है हमारे शरीर में, फैट भी जाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। अब ये फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड, या फिर उसको आप ग्लाइसरोल भी कह सकते हैं, ग्लाइसेल उसको आप ग्लाइसेल भी कह सकते हैं, फैटी एसिड, या फिर उसको आप ग्लाइसेल भी कह सकते हैं। तो लैक्टेज द्वारा फैट जो कन्वर्ट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इतना जान गए, ये इंटेस्टाइन का काम है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में ये सब प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइन में ही होता है। फूड में जो इस छोटा छोटा पार्ट में मतलब फूड का जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना कॉम्प्लेक्स को टूट के, अब तो बताएं कॉम्प्लेक्स क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ और ये फैट हुआ, ये सब टूट के जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना फूड का, उसको ऑब्जॉर्व करता है कौन? इंटेस्टाइन में बहुत ही छोटा माइक्रो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप विल्ली भी कह सकते हैं, विल्ली, ठीक है। ये विल्ली में ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट हुआ, जो स्मॉल न्यूट्रिएंट बना, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट का बन गया आपका ये सिंपल शुगर, इसका एमिनो एसिड बन गया, इसका ग्लाइसरोल बन गया, या फिर फैटी एसिड बन गया।
इसको जो है विल्ली जो है ऑब्जॉर्ब कर देता है, इसको विल्ली ऑब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी पार्ट में नर्व्स द्वारा, ये जो नर्व्स हुआ और ब्लड बोल सकते हैं आप, ब्लड नर्व्स भी ना बता, तो ब्लड द्वारा अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट में विल्ली द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये तो हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का। इससे और हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम आपको एक और बात बता देते हैं। हर्बीवोरस जो होता है, हर्बीवोरस, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन बिग होता है। ठीक है, कार्निवोरस का स्मॉल होता है। अब पूछेगा क्यों? और ऐसे ह्यूमन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका साइज होता है 6.5 मीटर। ह्यूमन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका साइज होता है 6.5 मीटर। अब हर्बीवोरस का बिग क्यों, कार्निवोरस का स्मॉल क्यों, ये बात आना चाहिए डाउट। तो इसका रीजन ये है कि हर्बीवोरस जो है ना वो खाता है ग्रास, ज्यादा उसका मेन फूड ग्रास ही होता है। तो ग्रास में होता है सेल्यूलोज, जिसको डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत हार्ड होता है, इसलिए उसका बिग रहने के कारण उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक फूड रहता है, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और कार्निवोरस खाता है सिर्फ फ्लेश और मीट बोल सकते हैं, तो मीट में वो सेल्यूलोज नहीं होता है, तो मीट आराम से ये हो जा सकता है, मीट आराम से डाइजेस्ट हो जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एनिमल के पास बिग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और किस एनिमल के पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पर। लार्ज इंटेस्टाइन पर इसमें वही हुआ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसका होता है? हमेशा होता है फूड पाइप, या उसको आप ओइसोफेगस भी कह सकते हैं। ठीक है, फूड पाइप का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट से वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आया वो पूरी तरह से ये हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। 90% मान लीजिए वो डाइजेस्ट हो चुका है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। वो मान लीजिए आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया ना, मतलब जो इससे एनर्जी लेने के बाद जो फूड बच गया, उसको वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा इसमें आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भी विल्ली होते हैं। ठीक है, अब वो फूड में कुछ पानी रह जाता है, कुछ जो होता है वो विल्ली ऑब्जॉर्ब कर लेता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर बचा, वाटर उसको विल्ली ऑब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड से विल्ली उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद लार्ज वो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसमें से सारा वाटर ऑब्जॉर्ब कर लिया गया विल्ली लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें कुछ काम नहीं है, इसका बस यही काम है कि वो वाटर ऑब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से बस। अब लार्ज इंटेस्टाइन से भी वो पास हो गया, तो आपका एनस द्वारा इजेशन कर जाएगा, यानी शरीर से बाहर आ जाएगा वो अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एनस द्वारा इजेशन कर जाएगा। इजेशन बता चुके हैं क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड गिवन आउट ऑफ बाय बॉडी। ठीक है, ये जो पार्ट हम बताए हैं, ये वाला कार्बोहाइड्रेट, ये वाला, ये आपका डाइजेशन का पार्ट हो गया, ये आपका पार्ट हो गया डाइजेशन का। और ये वाला हम जो बताएं कि ऑब्जॉर्ब करता है विल्ली उल्ली, ये आपका हो गया ऑब्जॉर्प्शन और यानी एंड ऑब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन का। अब बोलिएगा कि ऑब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन कैसे? ऑब्जॉर्प्शन ऐसे, वो जो फूड ऑब्जॉर्ब और फूड से जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया तो उसको हम ऑब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब वो ऑब्जॉर्ब करके रख तो नहीं लिया, वो जो है ट्रांसपोर्ट किया। एसिमिलेशन का हम क्या बताए थे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो बताए थे। तो वही इसमें ट्रांसपोर्ट भी किया, ट्रांसपोर्ट करने के कारण ये एसिमिलेशन भी किया। अब एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ऑब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, तो लास्ट क्या बचा? इजेशन बचा। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने के बाद फिर से एक बार ऑब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन हुआ इस बार,
वाटर का जरूरी जो मिनरल्स रह गए खाना में उसका ऑब्जॉर्प्शन हुआ लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा, तो यहाँ भी हो गया ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद लास्ट में आ गया आपका एनजाइम द्वारा इजेशन कर दिया गया वो खाना को, अनडाइजेस्टेड फूड को। इजेशन हमेशा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं बन पाता। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? जो कि कितना भी प्रोसेस करने के बाद स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं टूट पाता है। तो फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हम बताएं कि फूड का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटता है, उसी को अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं और वो इजेशन द्वारा शरीर के बाहर आ जाता है। बस न्यूट्रिशन में आपका इतना ही था। ये ह्यूमन का न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आप मान लीजिए होगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन था ये चैप्टर, ये टॉपिक ही न्यूट्रिशन इन ह्यूमन था, हो गया।